नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अदानी हिंडनबर्ग मामले पर बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अदानी के एफपीओ को वापस लेने का असर भारत की छवि पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी कई एफपीओज वापस लिए जा चुके हैं और उनमें से किसी से भारत की छवि पर असर नहीं पड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी समूह में शेयरों की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उसमें बैंकों के पास समूह के शेयरों पर भी सवाल उठाए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम पहले ही जानकारी दे चुका है कि उसके पास कितने शेयर हैं। ये जवाब ऐसे समय आए जब विपक्ष इस मामले में जांच की मांग कर रहा है, जबकि अदानी समूह ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है। It'll be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. So how many times FPOs have not withdrawn from this country, and how many times has the image of India been suffering because of that? And how many times have the FPOs have not come back? सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ग्लोबल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई है। आंखों की दवाओं के निर्माण पर यहाँ पर जो होती है उस पर रोक लगाई गई है। इस कंपनी के आई ड्रॉप से अमेरिका में एक शख्स की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोगों की आंखों में गंभीर समस्या हुई है। तमिलनाडु और केंद्र की टीम ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का दौरा किया। जांच के लिए आई ड्रॉप के सैंपल भी लिए गए हैं और उसके बाद फिलहाल अभी दवाई के मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाई गई है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी परिमल कुमार से। ये हमेशा से होता है कि जब कोई दवाई कंपनी या दवाई जो है इंपोर्ट की जाती है तो कंट्री में भी उसकी जांच होती है, उसके बाद ही इस बात की अनुमति होती है कि उसको लोकल मार्केट में उतारा जाए। इस पर फिलहाल बहुत क्लैरिटी नहीं कि वहां जांच किया गया या जांच में कहां चूक हुई, लेकिन लगातार हम देखें तो अलग अलग देशों से ये तीसरा वाकया है 3 महीने के भीतर जब भारत में निर्मित दवाई कंपनी पे सवाल उठे हैं। और यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि जो सवाल उठे थे उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना पक्ष भी साफ किया था, लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल की गई। अब जो फार्मा कंपनी वो चेन्नई की है, ग्लोबल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद एक टीम गठित की गई, स्टेट रेगुलेटर और जो CDSCO है सेंट्रल रेगुलेटर, उनकी एक टीम बनाई गई। फिलहाल इस फार्मा कंपनी को यह कहा गया कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन ये जारी रहता है। साथ में सैंपल लिए गए, सैंपल के परिणाम भी आने वाले वक्त में निकल कर आएंगे, क्या परिणाम निकल के आता है। और इस सैंपल के अलावा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम जो ड्रग में इस्तेमाल किया गया था एक कंपोनेंट, उसको भी लिया गया है। और ये सीधे तौर पर एक तस्दीक करने की हमेशा से कोशिश होती है कि हम कहां पे गलत हैं, उसकी एक जांच हो जाए और वो जांच के मद्देनजर ये तमाम प्रक्रिया अपनाएगी। कुछ दिन में वो परिणाम भी निकल कर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। आज वो देवघर पहुंचे और विजय संकल्प रैली की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों के लिए जो पैसा है वो उसे दिल्ली के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है, एक बार चुनाव मैदान में आओ, जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड के कई इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं और अब विकास राज्य में राह बना रही है। हमारे सांसद महोदय श्री आदित्य, जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर
दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहाँ की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप के घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हाल ही में एनडीटीवी को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मिली थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि विजय नायर ने आप नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए थे। आरोप के मुताबिक इसमें से कुछ रकम का इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव प्रचार अभियान में किया था। क्षेत्र के जागरूक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी और खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ एक एफआईआर हुई है। अपहरण और मारपीट से जुड़ा ये केस झुंझुनू के नीम का थाना कोतवाली में दर्ज किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर ककराना के रहने वाले दुर्गा सिंह ने दर्ज कराई है। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा पिछले कुछ महीनों से सचिन पायलट के कट्टर समर्थक बन चुके हैं। ऐसे में अब इस केस की वजह से इस चुनावी साल में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। दिल्ली के छावला गैंगरेप और हत्या का एक आरोपी अब एक ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छावला गैंगरेप और हत्या के 3 आरोपियों विनोद, राहुल और रवि को बरी कर दिया था। विनोद नाम के इस आरोपी ने पवन नाम के एक शख्स के साथ मिलकर 26 जनवरी को लूटपाट के मकसद से एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 25-26 जनवरी की रात दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 में एक ऑटो ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों विनोद और पवन को गिरफ्तार किया है। विनोद को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2012 में भी गिरफ्तार किया था, जब वो छावला में एक लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में आरोपी था। हालांकि 7 नवंबर 2022 को उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन आरोप है कि जेल से निकलने के बाद उसने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी। ऑटो ड्राइवर के भाई मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर अरविंद पाल। अरविंद जी, आपके भाई का नाम क्या था? अनार सिंह। अच्छा, कैसी पूरी घटना हुई? कब आपको पुलिस ने फोन किया? फोन सर 2:30 बजे किया है करीब मुझे। कब? पुलिस 26 जनवरी को 2:30 बजे फोन किया। जब हम लोग वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद पुलिस ने एक्सीडेंट बताया था मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा सर भाई कहाँ है? जब मैंने वहाँ जहाँ स्थान बताया वहाँ जब पहुंचे तो मैंने वहाँ ऑटो खड़ा देखा। ऑटो और प्लस करीब 20-30 मीटर में खून, बहुत ज्यादा ब्लड। तो मैंने कहा सर ये क्या है? तो पुलिस ने कहा कुछ नहीं। और तब तक वहां पर पुलिस झाड़ू, पानी और मिट्टी का प्रयोग करके उसे सफाई कर रही। तो उन्होंने, पुलिस ने वो सब दबाने के लिए, मुझे न दिखाने के लिए वो सब किया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है,
तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो भाई हमें वहाँ पर एक्सपायर मिले। जब मैंने सर वहाँ पे जाके हमने कहा सर अब क्या होगा इनका, पुलिस से कहा तो उन्होंने कहा अब ये जेल जाएगा। तो जेल जाएगा तो मैं सर कहा कोर्ट लेके जा रहा हूँ। तो मैं कोर्ट में जब गया तो सर उसने पुलिस से कहा कि देखो सर वो आ गया, मेरी तरफ इशारा किया और वो मेरी तरफ बहुत जबरदस्त मुस्कुराया। विनोद मुस्कुराया। कुछ भी फर्क नहीं था, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा किया। तो सर ऐसे आदमी को तो रखना ही, सीधा सीधा फांसी होना चाहिए सर। ऐसा पीछे किसी बेटी को इस तरीके से उसने किया सर, और उसके बाद हमारे भाई का बेरहमी से कोई मतलब नहीं सर। इस तरीके से गला काट दिया, कोई मतलब हो तो ऐसे आदमी का तो जीने को 1 मिनट का भी नहीं सर। बिल्कुल उसको किसी हालत में रखना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये जो अनार सिंह जिनकी हत्या हुई उनके भाई हैं, उनका कहना यह है कि कोर्ट में विनोद इन्हें देखकर हंस रहा था और ऐसा ही वो तब कर रहा था जब जो छावला गैंगरेप मामले में जो लोअर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब भी वो पीड़ित परिवार को देख के हंसता था। तो ये दूसरा मामला है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब ये मामला कोर्ट में चलेगा, लेकिन इस परिवार को इंसाफ चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले से अंधविश्वास के चक्कर में एक 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत की खबर है। दूसरी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। पहला मामला शहडोल के कठौतिया गांव का है, जहां एक झूलाछाप के इलाज ने 3 महीने की मासूम के पेट पर 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि बच्ची को निमोनिया था। अब इस मामले की जांच चल रही है। बच्ची के दफन शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि अक्टूबर से ही कठौतिया गांव में कोई भी एएनएम नहीं थी। इसके अलावा इसी जिले के सामतपुर गांव में एक और 3 महीने की बच्ची को ही 24 बार गर्म सलाखों से दागा गया। हालात बिगड़ने पर उसे शहडोल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 3 महीने के इस मासूम को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैं तो इसे दुख से ज़्यादा सामूहिक शर्म की बात मानता हूं कि जैसा आपने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस दौरान खास करके आदिवासी बहुल ज़िलों में, लेकिन इसे 2-3 तरीके से देखने की ज़रूरत है। एक तो कुप्रथा है ही, जैसा हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरी बात है कि क्या इन आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में एक है जहां पर स्वास्थ्य आखिरी पायदान पर दम तोड़ रहा है, जहां पर 1000 में से 43 बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर है देश में सबसे ज़्यादा है। 1000 में से 43 बच्चे तो जन्म लेते ही मर जाते हैं। और रूपा कोल जैसे अनगिनत बच्चे हैं जो अपने तीसरे जन्म लेने के बाद माँ की कोख से बाहर निकलते हैं। शायद वो बच्ची जब अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी तो वही सोच रही होगी जो मैंने अपनी कहानी में लिखने की कोशिश की या उसके दर्द को बताने की कोशिश की। लेकिन इस तरह के तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं। जैसा आपने देखा कि हमने 2 दलों में जो डॉक्टर हैं उनसे ही बात की, वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं लेकिन डॉक्टर भी हैं, तो उनका मानना है कितना जानलेवा हो सकता है। और देखिए इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे सिर्फ इतना है कि जब आप एक बड़ा दर्द दे देते हैं तो छोटे दर्द की अनुभूति कम हो जाती है, और इसी वजह से ये दगना कुप्रथा इन इलाकों में चल रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने सुना कि उस गाँव में ही पिछले 3-4 महीनों से कोई ANM नहीं थी। जो कलेक्टर है वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लिख के दे दिया। क्या लिख कर दे देने से एक छोटी बच्ची की जिंदगी के लिए जिम्मेदारी प्रशासन की खत्म हो जाएगी? क्या इससे आगे प्रशासन नहीं सोच सकता कि कैसे? और उन बातों का क्या कि गांव में ANM नहीं है, या जो प्राथमिक अस्पताल है, या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी कुछ दिनों पहले, हमने आपको वहां की भी तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एक बाइक पर एक शव को लेकर जाना पड़ा था। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जिनसे मुंह ये मोड़कर नहीं बचा जा सकता है कि यहाँ पर अंधविश्वास है या जागृति की कमी है या सब कुछ माँ बाप पर ही डाल दें। यकीनन उनकी गलती है कि एक छोटी सी बच्ची को एक दगना कुप्रथा के लिए लेकर के गए, लेकिन जिन इलाकों में अशिक्षा है, अंधविश्वास है, वहीं पर तो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर के डोडा के एक गांव में भी जोशीमठ जैसा हाल हो रहा है। डोडा के नई बस्ती गांव के घरों में दरारें पड़ गई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव में क्या हालत है। घरों में बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। गलियों और सड़कों में भी दरार आ गई है। इस गांव के 19 मकानों, एक मस्जिद और एक मदरसे में दरारें पड़ चुकी हैं और इन्हें खाली करा लिया गया है।
इसके अलावा पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एसडीएम के मुताबिक रात 12 बजे पैनिक कॉल आई थी, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी वहां पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहिए। डोडा में कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। चिनाब घाटी में बने विशाल बांध पहले ही गांव में बाढ़ ला चुके हैं और हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि प्रभावित घरों को खाली करा लिया गया है और प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। यहाँ ये कम से कम 5-6 मकान जो थे, ये कुछ दिनों से में क्रैकिंग आ गई थी इनमें, और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं, और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। और जितने भी यहाँ मतलब जो घर वाले थे, जो फैमिलीज थी, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ, और ये बहुत मुसीबत से हमने मतलब 2 कमरे खड़े किए थे, और आज इसके ज़्यादा में हम सब आ रहे हैं। जितना ये मतलब नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए। सर, डोडा को लेकर जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है, सर सरकार किस तरह से उस पर नजर बनाए हुए है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी, उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सर, जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो सर कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा था कुछ इंजीनियरिंग का फॉल्ट रहा है, सर्वे। देखिए, ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूं। ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए जजों के नाम को मंजूरी दे दी है। इन जजों के नाम हैं जस्टिस पंकज मित्तल, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस संजय करोल, पटना हाईकोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार, मणिपुर हाईकोर्ट, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, पटना हाईकोर्ट, जस्टिस मनोज मिश्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अटॉर्नी जनरल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि रविवार तक जजों के नामों को हरी झंडी दे दी जाएगी। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कितने नामों की सिफारिश भेजी गई थी और कितने नाम क्लियर हुए हैं, कुछ और बता सकें अगर इन जजों के बारे में? जी देखिए, ये 5 जजों के नाम क्लियर हुए हैं। 13 दिसंबर को सिफारिश भेजी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कल सुनवाई हुई थी, तो काफी फटकार भी केंद्र सरकार को लगाई थी कि इतने दिन से आपने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लिए सिफारिश को हरी झंडी नहीं दी है। और अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा था कि रविवार तक वारंट इशू हो जाएंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गुरुवार को ही तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री की तरफ से फाइल क्लियर हो गई थी, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, और आज ये जो है सारी चीजें होने के बाद नोटिफिकेशन यानी वारंट जो है नियुक्ति का इश्यू हो गया है। 5 जज सुप्रीम कोर्ट को मिल गए हैं। सोमवार को वो शपथ ले सकते हैं। इनमें अब सुप्रीम कोर्ट में जो कुल क्षमता है वो 34 जजों की है, जिनमें 27 जज अभी काम कर रहे थे। तो अब जो है 32 जज हो जाएंगे, लेकिन पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 और जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते में कभी भी सोमवार के बाद उन दोनों जजों की नियुक्ति हो जाएगी, और इसके बाद ये जो है पूरे 34 की संख्या जो है क्षमता, पूरी सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षमता के साथ काम करेगा। जी ये जो जजों के नाम भेजे गए थे, इनको एक बार में क्लियरेंस मिली है या फिर दोबारा भेजे गए कोई नाम भी इनमें है? जी देखिए, आपको मैं बता दूं, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नाम भेजे जाते हैं वो हाई कोर्ट के जजों के नाम होते हैं। ज्यादातर बहुत कम संख्या उन जजों की होती है, उन लोगों की होती है जिनको बार से सीधे यानी वकालत से, वकील से सीधे जज बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो क्योंकि पहले से जज हैं, उनको उनके नाम
अमूमन वापस नहीं भेजे जाते सरकार के द्वारा। उनको उनकी सिर्फ नियुक्ति के लिए वारंट इश्यू करना होता है, क्योंकि वो पहले से बतौर जज काम करते रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जो दिक्कत है या आपत्ति केंद्र सरकार को नहीं होती है। जो आपत्ति वाले नाम वो होते हैं जो जज बनाए जाते हैं पहली बार, खासतौर पर हाई कोर्ट में, क्योंकि उस समय आईबी और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि मामला इसलिए 13 दिसंबर से लेकर हम देखें तो करीब 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी फटकार भी केंद्र सरकार को लगाई थी और कहा था कि गंभीर कदम उठाने पर मजबूर ना करें, अगर ऐसे न्यायिक आदेश देने पड़े तो वो असहज हो सकती है सरकार, इसलिए वो नियुक्तियां करे। और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये नए 5 जज आ रहे हैं 13 दिसंबर की सिफारिश के बाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 जजों के नाम को अब क्लियरेंस दे दी गई है। कोलेजियम ने इन नामों की सिफारिश की थी और अब जो कुल संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की वो 32 हो गई है। जो पूरा स्ट्रेंथ होता है वो 34 जजों का होता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त 32 जज हो जाएंगे इन 5 जजों के आने के बाद। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक फ्लाईओवर बनना है। आसपास कई स्कूल हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपील की है कि उनकी सेहत और पर्यावरण को देखते हुए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर उनकी सरकार दोबारा विचार करे। ये उन हजारों पत्रों में से एक है जो बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखी है। डियर बोम्मई अंकल, प्लीज सेव our environment. We want to live in a healthy environment. यानी बोम्मई अंकल, कृपया कर हमारे पर्यावरण को बचाएं ताकि हम साफ सुथरे हवा में सांस ले सकें। तकरीबन 5000 के आसपास ऐसी चिट्ठियां मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजी गई हैं ताकि बेंगलुरु के बाशम सर्कल पर आधा किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर को बनने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। फ्लाईओवर जहां बनना है इसके आसपास बहुत सारे स्कूल हैं। आखिर बच्चे बगकीर फुटपाथ के स्कूल कैसे जाएंगे? आसपास का जो पर्यावरण है वो किस हद तक प्रभावित हो रहा है वो भी देखिए। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस। नॉन पीक आवर्स में यहाँ बाशम सर्कल पे ट्रैफिक का फ्लो देखिए। जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं गाड़ियों का तांता लगा हुआ नजर आएगा और इसीलिए यहाँ पर अंडरपास के साथ साथ रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर का निर्माण करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आधा किलोमीटर के फ्लाईओवर और 18 फीट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से 60 के आसपास पेड़ों को काटना होगा और ये पेड़ पंछियों के साथ साथ 23 तरह के जीव जंतुओं का बसेरा है। सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, नहीं तो आवाजाही में बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के विचार इस मुद्दे पर बैठे हुए हैं। कुछ चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने, कुछ चाहते हैं कि ना बने, लेकिन हम जरूरत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ों, पंछियों के साथ साथ इस झील को लेकर भी लोगों की चिंता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब देखना है कि बच्चों का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र क्या रंग लाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस चालान भरने में 50% की छूट दे रही है। ये छूट सिर्फ 11 फरवरी तक के लिए है। बेंगलुरु शहर के विशेष ट्रैफिक आयुक्त के मुताबिक लगभग 500 करोड़ का चालान लंबे समय से लंबित है, इसलिए चालान जमा करवाने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा पहले जहां ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 24 घंटे में एक बार ही चालान होता था, वहीं अब जितनी बार पकड़े जाएंगे उतनी बार चालान काटने का नियम भी बना दिया गया है। 50% डिस्काउंट चालान में और इसीलिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो लोग ऑनलाइन चालान देना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो ऑनलाइन नहीं देना चाहते किसी तकनीकी कारण से या फिर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, इसलिए यहाँ पर फिजिकली आकर के पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके चालान में अगर मान लीजिए किसी चालान को हटाना है
तो उसको हटाया भी जा रहा है। अगर कोई गलती है तकनीकी कमी की वजह से, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एम सलीम ने हमें बताया कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का चालान बाकी है और पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी वसूली हो, क्योंकि ये रकम बहुत लंबे अरसे से लोगों ने अदा नहीं किया है। साथ ही साथ एक दूसरी कोशिश जो हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ बेंगलुरु शहर में हालांकि पहले से ही मॉडर्न ट्रैफिक के जो तौर तरीके हैं उसको अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसलिए कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई सारे कैमरे लगाए गए जो कि कई तरह के वायलेशंस को बारीकी के साथ उस पर नज़र रखते हैं। और ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में जब से इन कैमरों को लगाया गया है और चालान लगातार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, तब से ट्रैफिक वायलेशंस पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे जब लगाए जाएंगे, ज़्यादा लोगों तक चालान पहुंचेगा, जो गलती वो करते हैं उसका उन्हें एहसास होगा, तो शायद इसमें और कमी आएगी। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे। एक बात और जो अहम है वो ये है कि पहले एक धारणा थी कि एक वायलेशन के लिए 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही चालान किया जाता है, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर के अंदर 2 बार आप पकड़े जाते हैं, एक बार कैमरे की नज़र में और एक बार पुलिसकर्मी आपको पकड़ते हैं सेम वायलेशन के लिए, मान लीजिए आपने हेलमेट नहीं लगाया है इसके लिए, तो आपको 2 बार चालान देना होगा। और इसी तरह जितनी बार आप पकड़े जाएंगे उतनी बार आपको चालान की अदायगी करनी होगी। साथ ही साथ एक नया सिस्टम भी यहाँ पे लागू किया जल्द ही जाएगा, जिसमें स्पीड लिमिट वायलेशन शहर के अंदर न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कि परिवहन विभाग जो अब तक इंश्योरेंस, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उसकी जांच करता था, अब ये अधिकार जल्द ही शायद ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाएगा। तो ये सारे बदलाव बेंगलुरु में होने वाले हैं। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो ध्यान रखें कि अगर आप पुलिस कर्मियों की नज़र से बच भी जाएं तो कैमरे की नज़र से बचना बहुत ही मुश्किल है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। संसद की कैंटीन में अब मोटे अनाज से बने पकवान भी शामिल कर लिए गए हैं। अब संसद की कैंटीन में ज्वार से लेकर रागी तक के लड्डू भी मिलेंगे। संसद भवन की कैंटीन में कई नए आइटम जुड़ गए हैं। मेनू में बाजरे का राब, रागी डोसा, जवार की सब्जी के उपमा से लेकर बाजरे की खिचड़ी तक है। मक्के की रोटी भी है और सरसों का साग भी। मेन्यू को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें देश की पाक विविधता भी दिखे और मोटे अनाज की अहमियत भी। याद कर सकते हैं कि सरकार ने 2023 को मोटे अनाज का साल घोषित किया है। देखिए, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। और मोटा अनाज स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत सारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से हमें दूर रखता है। और हम सभी सांसद जब सत्र के बीच में चाय कॉफ़ी या कुछ थोड़ा सा जलपान करने के लिए सेंट्रल हॉल में आते हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि अब हमारी थाली में या हमारे पास एक ऑप्शन के रूप में मोटे अनाज के पकवान और व्यंजन भी होंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है मोटे अनाज खाना भी चाहिए और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि अगर संसद में इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पहले इसको सोचते थे तो गंवाई चीज़ें हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब सब सांसद लोग फिट और रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मोटे अनाज के बस दिखावटी व्यंजन है। स्टार्टर में ही आपको बाजरे का राब, रागी मटर का शोरबा मिलेगा, साथ ही प्याज बाजरे की मठिया, रागी रवा इडली सांबर और शाही बाजरे की टिक्की और जवार का उपमा मिलेगा। और अंत में डेजर्ट के तौर पर केसर खीर और रागी अखरोट के लड्डू भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मोटे अनाज को हम बढ़ावा देंगे तो उससे बल मिलता है। गरीबों को इससे फायदा होगा, किसानों को, छोटे किसानों को बहुत लाभ होने वाला इससे, और पूरे देश के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर इसको फैलाने का भी
हमारी भारत की सरकार ने प्रयास किया है। ये बिल्कुल ही स्वागत योग्य कदम है। संसद में कैंटीन की ये बदली हुई सूरत सबको लुभा रही है। सब मान रहे हैं कि इसमें विविधता का भी ख्याल है, सेहत का भी और स्वाद का भी। तो अब आप जब संसद की कैंटीन में खाएं तो एक बार मोटे अनाज से बने व्यंजन जरूर खाइए। हो सकता है थोड़े अलग दिखें, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छे ही होंगे। हमारे गांव, किसान और खेती के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर 21 महीने का बैन लग गया है। डोप टेस्ट में दीपा कर्माकर फेल हो गई। प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक दीपा कर्माकर ने हाइजनामाइन का सेवन किया था। दीपा कर्माकर भारत की टॉप जिम्नास्ट में से एक हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन अब डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उन पर 21 महीने का बैन लग गया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। सबसे बड़ी बात है कि अगर 21 महीने, मतलब इनिशियली उनको 24 महीने का बैन लगा था, जो अभी उन्होंने 4-5 घंटे पहले दीपा ने ट्वीट किया है कि एक तरह का सेटलमेंट हुआ और 3 महीना उनको कम हुआ और 2.5 महीना पहले से भी उनको लग गया, मतलब 5 महीना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी वजह से वो टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल पाई, क्योंकि दीपा ने रियो में चौथा स्थान हासिल किया था और उसके बाद माना जा रहा था कि दीपा इसको और बेटर कर सकती है टोक्यो में और शायद वो मेडल जीत सकती है। फिलहाल उन्होंने अपनी खुशी जताई है कि वो अगला ग्राउंड पे आने के लिए तैयार है, लेकिन ये देखना होगा कितनी फिट है, कैसे आती है। हाइजनामाइन जिसका उन्होंने सेवन किया, जो वो कह रही है कि उनकी बॉडी में आया, उनको अनजाने में आया, इसलिए 3 महीने आईटी जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको कम किया। वो एक तरह का आप कह सकते हैं स्टिमुलेंट है। 2017 में बैंड सब्सटेंस की लिस्ट में आया और उसका 2 फायदा, एक तो अस्थमा के इलाज के लिए होता है, कार्डियक इसके लिए होता है। तो किस लिए लिया और ये सजा मिली है, ये तरह का लेसन है और मेरे ख्याल से 2-2.5 साल अगर ये बात टिकी रही है तो पहले सामने आनी चाहिए।